Now, when the work is said to be done, what is the definition of work done? Just listen to me carefully. Definition of work done is when force produces motion, when force produces motion, then only the work is said to be done, then only the work is said to be done. ठीक है ना, ये हमारा वर्क टॉपिक है, ठीक है ना, क्लास 9 के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है. When force produces motion, then the work is said to be done. जब यानी कि फोर्स की वजह से क्या होगा, मोशन होगा तो वर्क डन होगा जाके, नहीं तो नहीं होगा. इस केस में आप देख रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हुआ था कि वेट इतना ज़्यादा था कि जितना भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स सफिशिएंट नहीं है इस बॉडी को मूव कराने के लिए. तो क्या हुआ, तो फिर ये एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट हुआ कि बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी एट रेस्ट रहेगी, बॉडी एट रेस्ट पर रहेगी. एंड इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज आल्सो जीरो. The displacement of the body, that is S, displacement is actually denoted by S. S is also equal to 0 in this case, ठीक है ना. इस केस में S भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, ध्यान लगाइएगा, ठीक है. So if the displacement is 0, then the work done is also equal to 0. अगर displacement 0 होगा तो work done भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना. Clear? If the displacement is 0, then the work done is also equals to 0. But here is the next case. Another case is there. Suppose that this is the ground. This is the ground. Clear? And there is a box, heavy box. Same box is kept here, and the weight of this box is also acting in the downward direction. Okay. And now you are applying force. And now you are applying force of 100 Newton. You are applying a force of 100 Newton. 100 Newton force बहुत ज़्यादा हो गई. Due to which the body will move. Due to which the body will move. And now it is displaced from point A to point B. ठीक है ना. Now it is displaced from point A to point B. ये displacement हुआ यहाँ पर कुछ ना कुछ. And S is the displacement of the body. Suppose that the body is displaced by a distance of a displacement of S. कितना displacement हुआ बॉडी में? S डिस्प्लेसमेंट हुआ जाके बॉडी में, दिमाग लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है. S डिस्प्लेसमेंट हुआ. नाउ इन दिस केस द वर्क इज सेड टू बी डन. इस केस में हम कहेंगे कि हाँ भाई वर्क डन हुआ, क्योंकि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ. यानी कि फोर्स के लगने के साथ साथ ही भी डिस्प्लेसमेंट भी होना बहुत जरूरी है. सपोज दैट मैं इस बॉल पर लगातार फोर्स लगा रहा हूं, मैं इस बॉल पर फोर्स लगा रहा हूं, लगातार फोर्स लगा रहा हूं, इतनी ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक मैंने लगातार जो है वो फोर्स लगाया इस पर, ठीक है. मैं थक गया, मैं टायर्ड हो गया, बहुत ज्यादा थक गया, लेकिन इस केस में इस बॉल ने 1 सेंटीमीटर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया. इस बॉल का 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं रहा. अगर बॉल में 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, देन द वर्क डन इज सेड टू बी 0. इस केस में हम कहेंगे कि हमारा वर्क डन कितना हुआ, 0 हो गया. 0 इसलिए हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो वर्क डन होता. थोड़ा फोकस करिएगा. हमारी एनर्जी पूरी की पूरी वेस्ट हो गई. मैं थक गया, टायर्ड हो गया, एनर्जी कहाँ वेस्ट हो गई, मसल्स में मस्कुलर पेन होने लगा, ठीक है. लेकिन वॉल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, और जब वॉल में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा. लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस बॉक्स में, क्यूबिकल बॉक्स में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा किसके इक्वल आएगा, वर्क डन के. वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वर्क डन होगा जाकर, ठीक है. ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का. मैं इस फॉर्मूले को भी प्रूव भी करूंगा. सपोज दैट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना. डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली कितना है यहाँ पर, 10 मीटर है, ठीक है ना. S इक्वल्स टू 10 मीटर. तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल्स टू F इनटू S. F इज द फोर्स दैट इज 100 एंड S इज द displacement. So that is equals to 100 into 10, that is equals to 1000 joule. And this is the work done. ये क्या है, वर्क डन है, ठीक है ना. Now this is the work done, and
नाउ द नेक्स्ट इज, ये डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया, व्हेन द वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, और यू कैन से इन अदर टर्म्स, यू कैन से आल्सो when you are applying force on any body and due to the application of that force the body performs some displacement, the body performs some displacement, then the work is said to be done. तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हाँ वर्क डन हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान समझिएगा। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। ठीक है ना, वर्क डन कितने फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? टू फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो देखिएगा। So work done depends upon the force as well as the displacement. So work done depends upon two factors. Depends upon two factors. Work done depends upon two factors. ठीक है ना, नंबर वन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू, आप जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसे मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख सकते हैं आप, या सिर्फ फोर्स लिख सकते हैं, दोनों बातें सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या ऑब्लिक फोर्स, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट, ओके, या आप सिर्फ लिख सकते हैं कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फोर्स और वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, या आप दोनों बातें लिख सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ही चीजें लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान समझिएगा। सपोज दैट कि यहां पर हमारा जो है वो ब्लॉक रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, ये ग्राउंड है। ठीक है ना, ये ग्राउंड है और यहां पर वुडन ब्लॉक प्लेस्ड है। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है, इसका वेट बहुत ज्यादा है। ग्राउंड के वेट कहाँ लगेगा? वेट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। वेट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। सो वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नाउ वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, सो 100 इज द मैग्नीट्यूड। 100 क्या है? मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखिएगा, 100 इज द मैग्नीट्यूड। 100 हमारा मैग्नीट्यूड होगा। अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर फोर्स का? 100 है, न्यूमेरिक वैल्यू भी मैग्नीट्यूड होती है। नाउ बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स एंड द फोर्स इज वेरी मच हायर देन द वेट, नाउ द बॉडी displaces from its original position. Initially the body is at point A and after the application of the force the body displaces from its original position and now the body is at point B. The body is at point B, ठीक है ना, and it performs some displacement and the displacement of the body is suppose that 10 meter due to the application of the force, and now in this case due to the application of the force the body performs some displacement and here the displacement is 10 meter and 10 is the magnitude of the displacement। मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 100 एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 10। जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो हियर work done depends upon the two factors. You can say either normally force or displacement, either you can say magnitude of force and magnitude of displacement. If the force increases, if the force gets increases, then the work done also increases, and if the displacement increases then the work done also increases। ठीक है ना, अगर force बढ़ेगा तो work done बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हमारा displacement बढ़ेगा तो भी क्या होगा? work done बढ़ेगा। Now we have to derive the formula for the work done। Formula for the work done, so derivation for the formula for the work done, derivation of the formula for the work done। Derivation of the formula for the वर्क डन। वर्क डन का हमें जो है वो फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है। ठीक है ना, तो यहां पर किस तरीके से डेरिवेशन होगा देखिएगा। सबसे पहले वर्क डन
डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है ना, पता है हमें वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर डिपेंडेंट होगा जाके, ठीक है। सो वर्क डन डिपेंड्स ऑन द magnitude of force, work done depends upon the magnitude of force, ठीक है ना, वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंडेंट होगा जाके, एंड सो वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है ना, वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, it is directly proportional to force. It means if the force increases then the work done also increases. ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा यहां तक, कोई डाउट इसमें? जस्ट टेल मी। You can reply in chat box also. You can reply in chat box also. Okay. There is no need to unmute your mic again and again. You can reply in chat section. Okay. But you must have to reply. If you have any doubt, then you must have to reply. If you don't have any doubt, then you also have to reply. Okay. That yes or no. So in this case, the work done depends upon the magnitude of force. It means work done is directly proportional to force. Number second. Work done depends on displacement. Work done depends on displacement. So work done is directly proportional to displacement. It means if the displacement increases, then the work done also increases. So we can say that work done is directly proportional to displacement. Work done is directly proportional to displacement. Okay. And this is the equation number 1 and this is the equation number 2. Now, on combining equation 1 and 2 we get on combining equation 1 and 2 we get on combining equation 1 and 2 we get, ठीक है ना, क्या हमको मिलने वाला है दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके वो देखिएगा। तो W is directly proportional to F into S. It means work done separately देख सकते हैं, अगर हम work done is directly proportional to force, नंबर सेकंड work done is directly proportional to displacement, अगर कंबाइनली देखेंगे तो work done is directly proportional to F into S. Now to remove the sign of the proportionality, we have to introduce a constant. Now to remove the sign of the proportionality we have to introduce a constant, and here the constant is actually K. So K is equal to W equals to K into F into S, where K is proportionality constant, where K is proportionality constant, where K is proportionality constant and the value for K is 1. The same thing we have done in chapter number 2 while during the derivation for the F equals to ma in the Newton's second law of motion. There also we have taken K as a proportionality constant and the value for the K is 1. ठीक है ना, वहां पर भी हमने K की वैल्यू 1 कंसीडर किया था, K को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माना था, क्योंकि आपको ध्यान रखना है
to introduce a constant, to remove the sign of the proportionality, we must have to introduce a constant, and that is constant is known as the proportionality constant. That constant is actually known as the proportionality constant. ठीक है ना, उसको proportionality constant कहेंगे, ध्यान रखिएगा. Now we have to put the value for the k. Value k की put करेंगे. So w equals to 1 into f into s, and now w equals to f into s. W equals to f into s. ठीक है ना, this is the required formula for the work done. This is the required formula for the work done. ये work done का required formula है और यहीं से हमने इस formula का use किया था. So w equals to, we got the formula, the w equals to f into s. Now next, SI unit of work done. What is the SI unit of work done? Work done का SI unit क्या होगा वो देखिएगा ध्यान से. I think it is clear to you all. Please reply in chat section. Okay. SI unit of work done. SI unit of work done. What is the SI unit of work done? ठीक है ना, SI unit क्या होगा work done का वो देखिएगा ध्यान से समझिएगा. SI unit of work done is, the formula for the work done is actually work done equals to force into displacement. Force into displacement. Okay. SI unit of work done is joule, and it is denoted by capital J. SI unit of work done is joule, and it is denoted by capital J. Okay. So it is joule. SI unit of work done is joule. SI unit of force is Newton, and SI unit of displacement is meter. So joule equals to Newton meter. Joule equals to Newton into meter. ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा. It is a relation between the Newton meter and the joule. It is a relation between the Newton meter and the joule. Joule equals to Newton meter, and joule is the SI unit of the work done. Okay, now we have to define 1 joule. Define 1 joule. There is no need to learn it, ठीक है ना, because I will explain you that how you have to define 1 joule. So to define 1 joule, SI unit, the formula for the work done is W equal to F into S. SI unit of work is joule, SI unit of force is Newton, and SI unit of displacement is meter. So joule equals to Newton meter. Now 1 joule equals to 1 Newton meter. 1 joule equals to 1 Newton meter. ठीक है ना भाई, यहाँ पर आपने joule equals to Newton meter था तो यहाँ पर क्या कर दिया, 1 joule equals to क्या हो जाएगा, 1 Newton meter. दोनों साइड 1 का मल्टीप्लाई कर दिया. जब दोनों साइड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 joule equals to क्या हो जाएगा, 1 Newton meter. Now next, 1 joule equals to 1 Newton into 1 meter. ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम 1 न्यूटन मीटर को स्प्लिट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. 1 1 जा 1 ही आने वाला है, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आने वाला है. तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. सो वी कैन डिफाइन 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल सही है हमारा. अब यहाँ से हमको 1 जूल को डिफाइन करना है. तो 1 जूल को डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिएगा. When a force of 1 Newton is applied on an object and the object produces a displacement of 1 meter,
then the work done is said to be 1 joule. ठीक है ना, work done is said to be 1 joule. यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ से फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 1 मीटर. जब फोर्स 1 न्यूटन होगा और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा तो हमारा वर्क डन कितना होगा 1 जूल होगा. ठीक है ना, तो यहाँ से हमको डिफाइन करना है व्हेन द फोर्स इज 1 न्यूटन and the displacement is 1 meter, then the work done is said to be 1 joule. Or in the other words you can say that when the force of 1 newton is applied on an object, when the force of 1 newton is applied on an object and due to which the body produces a displacement of 1 meter, then the work done is said to be 1 joule. Okay, so I think it is clear to you all. So today in today's class we will complete up to this topic only. In the next class we will start from the next topic, that is the next topic is actually the work done is this type of quantity, that whether it is a scalar quantity or whether it is vector quantity. Okay, so goodbye students, have a nice day.